हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में, तो इसके पहले हम लोग शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन सेकंड पेपर हम लोग पूरा बहुविकल्पीय अति लघु और लघु प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। तो जाके वहाँ से आप लोग आरंभिक स्तर, बहुविकल्पी और शांति शिक्षा के लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग विज्ञान शिक्षण का बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं। ये इसमें 2016 से लेकर के 2025 तक के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं जो आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो आपको पता है इसका सिलेबस, तो सिलेबस आप लोग को पता ही है क्या क्या है। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैव विकास पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र, खनिज धातु, आवर्त सारणी, स्थिर विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है आपको, चुंबकत्व, रक्त की संरचना, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, एड्स और सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, ये सब पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो इसके पहले जो भी आपको अगर प्रीवियस ईयर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाके आप लोग चौथे सेमेस्टर वाले में देख सकते हैं। तो गैलेना किस धातु का अयस्क का पहला प्रश्न है। देखिए 2025 में प्रश्न आया था। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है। देखिए चारों ऑप्शन है। लेड, पीबी को लेड कहते हैं। ये आपको संकेत भी याद रखना है, कभी कभी बस पीबी दे देता है, लेड नहीं लिखता है। तो लेड हो गया, कापर हो गया सीयू, लोहा हो गया एफई, जिंक हो गया जेडन। ये आपको याद रखना है। जिंक, जब जेडन का मतलब आप जिंक समझेंगे और एफई का मतलब लोहा। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना आपका लेड का अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम, खाद्य जाल। तो जब वातावरण और जीवधारियों के परस्पर संबंधों से आपका पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है। शुष्क सेल को। शुष्क सेल आप जो टार्च में लगाते हैं उसको शुष्क सेल कहते हैं। क्या उसको दोबारा आप चार्ज कर पाएंगे। डेनियल सेल, क्या इसको आप चार्ज कर पाएंगे। वोल्टीय सेल, क्या इसको आप चार्ज कर पाएंगे। सीसा संचायक सेल, तो किसको आप दोबारा चार्ज कर लेते हैं। तीसरा, तो किसको आप पुनः आवेशित कर सकते हैं यानी कि रिचार्ज कर सकते हैं। पुनः आवेशित का मतलब रिचार्ज होता है, यानी कि सीसा संचायक सेल, यानी कि जो ट्रैक्टर की बैटरी लगी होती है या कार में जो बैटरी लगती है उसको सीसा संचायक सेल कहते हैं। या आपके मोबाइल में जो बैटरी है वो भी सीसा संचायक सेल है। चौथा, नोबेल गैस का उदाहरण है रेडान। रेडान को कैसे, इसका संकेत होगा आर्यन। हाइड्रोजन का क्या होगा H, ऑक्सीजन क्या होगा O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। ठीक है, कभी कभी बस ये प्रश्न दे करके बस ये आपका संकेत दे देगा तो आपको समझना होगा। नोबेल गैस का उदाहरण है, तो नोबेल गैस का उदाहरण कौन सा है। तो नोबेल गैस का उदाहरण क्या है, रेडान, ऑप्शन नंबर। और तो नोबेल गैस का कौन कौन से होते हैं आवर्त सारणी में। तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनान, जेनान और रेडान, ये सब आपके क्या होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, यानी कि अक्रिय गैस होते हैं। सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाहारी जंतु क्या करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होता है, लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, उपरोक्त सभी। तो चुंबक क्या करता है, लकड़ी के बुरादे को आकर्षित नहीं करता है, कांच के बुरादे को भी नहीं करता है, लोहे के बुरादे को आकर्षित करता है। छठों का क्या हो जाएगा उत्तर, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है, पीतल है, तांबा है, जस्ता है, टीन है। तो मिश्र धातु क्या है, सातवां का उत्तर हो जाएगा पीतल। मिश्र धातु इसमें कौन सा पीतल हो जाएगा। तांबा यानी कि कापर है, टीन क्या हो जाएगा एस यानी तो एलिमेंट्स है, जस्ता क्या हो जाएगा जिंक। ये सब तो एलिमेंट्स हैं, ठीक। ये क्या है, तत्व हैं, ये तत्व है। और मिश्र धातु क्या है, जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर के बनाई जाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न आपका 2023 में पूछा है। तो डार्विनवाद संबंधित है। तो डार्विनवाद किससे संबंधित है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ठीक है। ये तो लैमार्कवाद में आ जाएगा, ठीक। उपार्जित लक्षणों की वंशागति भी लैमार्कवाद में आ जाएगा। और डार्विनवाद में जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, ये तो लैमार्क ने बताया था कि जिराफ ऐसे होता है, ठीक है। योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, ये डार्विनवाद में है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। योग्यतम जो होगा वही जीवित रहेगा, ये डार्विनवाद बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। थैलेसीमिया में, एनीमिया में, हीमोफीलिया में, उपरोक्त में से सभी। तो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया किस पे धीमी हो जाती है, तो हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एलिसा परीक्षण है। एलिसा यानी कि ELISHA, इसको इंग्लिश में ऐसे डिनोट करेंगे। एलिजा परीक्षण है क्षय रोग यानी कि टीबी, डेंगू ज्वर, टीबी, एड्स। तो एलिसा परीक्षण
किसका करते हैं, तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। 2023 में प्रश्न पूछा है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या था, कूलाम, एम्पियर, सेकेंड, वोल्ट। ठीक है, क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक, तो कूलाम क्या होता है, ये आवेश का होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का। और एम्पियर क्या होता है, ये विद्युत धारा का होता है। ठीक है, एम्पियर को एस पे डिनोट करते हैं, सेकेंड को एस से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। वोल्ट क्या होता है, भी। जैसे आपका बैटरी कितने हैं, 10 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, ये सब आपके वोल्ट में नापते हैं। तो वोल्ट क्या है, वोल्ट को वोल्टेज, वोल्ट क्या है, वोल्टेज का माप करने वाला मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, विद्युत धारा कहते हैं आई। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। यानी कि किसी परिपथ में कितनी धारा बह रही है, उसमें एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होगी उसी को कहेंगे धारा। ठीक है, और आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति है। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति है। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति होगी उसकी उल्टा क्या होगी, धारा बहेगी। ये क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और 2022 में प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल, डेनियल सेल, बोल्टीय सेल। 2022 में पूछा था ये प्रश्न। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। शुष्क सेल यानी कि जो टॉर्च में लगाई जाती है, उसमें उसको दोबारा चार्ज नहीं करते हैं, वो एक ही बार यूज होता है। डेनियल सेल ये भी नहीं होता है। वोल्टीय सेल, ठीक है, ये भी नहीं होता है, आवेशित रिचार्ज नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2022 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, चुंबक के समान ध्रुव में आकर्षक होता है। यानी कि चुंबक यानी कि नॉर्थ 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 में आकर्षक होगा नहीं, प्रतिकर्षण होता है। यानी कि जब नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाएंगे तो ये दूर भागेंगे, ये भी ऑप्शन गलत है। पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, हाँ ये सही है। पृथ्वी क्या है, ये हमारी पृथ्वी चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब आप एक चुंबक लेंगे तो अपने आप क्या होगा, एक चुंबक को धागे से बांध दीजिए तो अपने आप चुंबक क्या होगा, एक सिरा उसका नॉर्थ में चला जाएगा, एक सिरा साउथ में। यानी कि चुंबक हमेशा क्या होगा, अपने आप नॉर्थ और साउथ में चला जाएगा। उसको एक धागे से बांध करके प्रयोग करके देखिए। चुंबक के विपरीत ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। विपरीत ध्रुव मतलब मान लीजिए एक साउथ है, एक नॉर्थ है, तो साउथ और नॉर्थ में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, ये विपरीत ध्रुव में बोला है प्रतिकर्षण के लिए, प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण होता है, ये भी गलत है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है, ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, चुंबक का परीक्षण तो आप उत्तर और दक्षिण के हिसाब से एक धागे से लटका करके करेंगे तो हमेशा क्या होगा, चुंबक एक सिरा नॉर्थ में और एक सिरा साउथ में। सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाएं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ये क्वेश्चन है, घास, घास को खाता गाय, गाय को खाता हिरन, नहीं ये तो हिरन नहीं खाता है, तो गलत है। घास, घास को खाता भेड़िया, सही है। भेड़िया को खाता हिरन, हिरन को खाता शेर, यही क्या है। देखिए घास, घास को भेड़िया, भेड़िया तो मांसाहारी है ना, ये भी गलत है। घास, घास को कीड़ा खाता है, एकदम खाता है। ठीक, और कीड़ा को क्या खाता है, चिड़िया एकदम खाती है। जैसे खेतों में क्या होती है, चिड़िया होती है छोटी मोटी, जब पानी उसमें चलता है, खेत में पानी रहेगा देखिएगा आप लोग, उसमें क्या होता है, चिड़िया क्या करती है, कीड़ों को खा जाती है। और चिड़िया को क्या खाता है, सांप खा लेता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 100 सही है। घास को सांप खाता है, सांप नहीं घास खाता है, गलत है। यानी कि इसी ऑप्शन ये गलत है, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला नहीं है, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला का अच्छा क्रम नहीं है, सूटेबल क्रम नहीं है। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है, तो आवर्त सारणी में हीलियम, तो देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, यानी कि क्रिप्टॉन, जेनान मतलब जेनान और रेडान, ये सब क्या अक्रिय गैस है। तो हीलियम कहाँ पे है, हीलियम का स्थान क्या है, ऊपर बाईं ओर, ये गलत है। ये ऊपर देखिए दाहिने साइड है, नीचे बाईं ओर, ये भी गलत है। नीचे दाईं ओर गलत, ऊपर दाईं ओर, देखिए ये ऊपर दाईं ओर आप देखेंगे आवर्त सारणी में, तो उसमें ऊपर दाईं ओर हीलियम रहता है। ये 2022 में प्रश्न पूछा है। कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट और फेरस ऑक्साइड। ठीक है, इसको फेरेट भी कह सकते हैं। तो बताएंगे कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट को कैलेमाइन कहते हैं, ZnCO3 को कैलेमाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 17, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है, तो आपके खून में क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ये आपके खून में होता है, ये तीनों एक होते हैं। और एक क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, यानी कि आपका खून, प्लाज्मा और ये इनसे मिल करके बना होता है। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है एनीमिया रोग में, थैलेसीमिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में, फाइलेरिया रोग में। तो आरबीसी की जीवन अवधि कब कम होती है, तो जब थैलेसीमिया व्यक्ति को हो जाता है तो आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है, जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, तो 120 दिन से पहले ही क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो थैलेसीमिया रोग उसको हुआ रहता है। किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है,
तो किसी आवर्त में, जैसे किसी आवर्तन के आप पीरियोडिक टेबल ले लीजिए, ठीक है, आवर्त सारणी ले लीजिए जिसमें सभी तत्वों को दिखाया जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी कि परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो क्या होता है, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो उसके बीच की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यानी कि एटम्स और मॉलिक इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, दूरी बढ़ती चली जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दिया जाता है। धात्विकता बढ़ती है, ठीक है, ये भी गलत है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, नहीं, आयनिक त्रिज्या कम होती जाती है, ठीक है। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लैमार्कवाद का आधार है, लैमार्कवाद का आधार है, ठीक है। तो लैमार्कवाद का आधार क्या है, जाति उद्भवन, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, जनसंख्या गति की जीवन संघर्ष। तो लैमार्कवाद का क्या आधार है, यानी लैमार्कवाद ये कहता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो एक्वायर्ड सिम्पटम है, क्या है, जो एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब क्या हो जाएगा, उपार्जित, जो उपार्जित यानी कि जो जन्म के बाद क्या हुए हैं, बने हुए हैं या उपार्जित हुए हैं, उन लक्षणों की वंशागति हुई लैमार्कवाद कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है Q बराबर आई टी। Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है, और I क्या है, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो I बराबर क्यू टी, नहीं, Q बराबर आई टी होता है, तो ये भी गलत है। I बराबर Q बाई टी, देखिए इसको I को पक्षांतर करेंगे तो Q बाई टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बहुत सही है। Q बराबर I बटे टी, तो Q बराबर आई टी होता है, ये भी गलत है। T बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे आई होगा, तो Q ये भी गलत है, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, कौन सा समीकरण सही है, यानी कि I बराबर Q बाई टी, यानी कि इसको कह सकते हैं Q बराबर आई टी। ये क्या है, आवेश का फार्मूला है, इससे आवेश और विद्युत धारा का मान निकालते हैं। तृतीयक उपभोक्ता है, यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर कौन सा है, तो हरे पौधे तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, चूहा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, सांप भी सेकेंडरी, और थर्ड क्या है, बाज। सांप को बाज खाता है, और चूहे को सांप खाता है, और हरे पौधे को चूहा नहीं खाता है, ठीक है, ये तो इसे लेना देना नहीं है। तो तृतीयक उपभोक्ता है, यानी कि जो सबसे लास्ट में इसमें कौन है, तो बाज, यानी कि सबको, इन सबको कौन खाने का प्रयास करता है खाद्य श्रृंखला में, तो बाज खाता है, सांप को बाज खाता है, इसीलिए अब बाज को कौन खाता है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। उपधातु है, उपधातु है, लोहा, आर्सेनिक, सोना, ग्रेफाइट। उपधातु क्या है, तो आपका आर्सेनिक। उपधातु क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक को ए आर से डिनोट करते हैं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है किसे, डार्विन से, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क से, ह्यूगो डिब्रीज से, इनमें से कोई नहीं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित किसे, लैमार्क। अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है, देखिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति लैमार्क, देखिए लैमार्क इसमें पढ़ा है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, फिर इसी को उलट करके क्वेश्चन बना दिया है। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। नोबेल गैस का उदाहरण, यानी कि अक्रिय गैस, हाइड्रोजन गलत, ऑक्सीजन गलत, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गलत, यानी कि रेडान, रेडान क्या है, नोबेल गैस है, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जनित्र मतलब जनरेटर, जनित्र का मतलब जनरेटर जो लगा रहता है आप लोग, तो जनरेटर क्या करते हैं, जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो देखिए जनरेटर का जब आप लोग क्या करते हैं, हैंडल घुमाते हैं और स्टार्ट हो जाता है, और आपका पूरा शादी ब्याह में क्या होता है, जनरेटर ही चलता है। तो आप हैंडल से स्टार्ट करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है जनित्र द्वारा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जो आपके घर में मोटर लगा रहता है, पानी आपके टंकी में भरता है, तो वो क्या होता है, उसको आप मोटर को चलाते हैं कैसे, लाइट से चलाते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, तो टार्च, टार्च क्या है, टार्च को आप चार्ज करते हैं, वो उसको रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, कूलाम है, एम्पियर है, सेकंड है, वोल्ट है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा यानी कि आई, आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी।
आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब बट्टे इसका समय, यानी कि आई बराबर कूलाम बट्टे समय को क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोना का, तांबा का, लोहा का, कैल्शियम का। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। मिश्र धातु है पीतल, तांबा, जस्ता, टीन। तो मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु आपका पीतल है। ठीक है। कापर है, ये तो मिश्र धातु नहीं है, ये क्या है? बस धातु है। टीन क्या है? एसन, ये भी धातु एलिमेंट है। जिंक, जस्ता क्या है? जिंक है। पीतल क्या होता है? मिश्र धातु में होता है, यानी कि इसको जस्ता और शायद टीन से मिला के बनाया जाता है। भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, उपरोक्त सभी। तो भारत में एनीमिया के कारण क्या है? प्रश्न नंबर 29। तो भारत में एनीमिया के कारण क्या है? उपरोक्त सभी। क्यों? खून की कमी हो जाती है, गरीबी है, अच्छा खान पान नहीं मिल पाता है, अज्ञानता है, क्या खाना क्या नहीं, गंदा रहन सहन है, आसपास मच्छर है, नालियाँ वालियाँ हैं, ये सब गंदा रहन सहन, ये सब उपरोक्त सभी हो जाएंगे भारत में एनीमिया के कारण। उत्परिवर्तन का कारण है। क्यों? म्यूटेशन का कारण क्या है? ये आपका बायोलॉजी में पढ़े होंगे क्लास 8 9 10th में। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का कारण क्या है? जीन परिवर्तन। अगर जीन परिवर्तन हो जाता है तो क्या हो जाता है? उत्परिवर्तन, यानी कि म्यूटेट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, यानी कि डीसी करंट। डीसी करंट क्या होता है? जब वोल्टेज, जैसे अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, अगर ये वोल्टेज है, ये धारा है, इसके बीच में क्या होता है? ये ग्राफ जाता है, यानी कि वोल्टेज और धारा हमेशा समान रहता है। तो पंखा में क्या होता है? डीसी चलता है, बताएंगे। तो पंखा आप तो एसी लगा के चलाते हैं। पंखा भी दिष्ट धारा का होता है, मिल रहा है अब बैटरी, लेकिन इसमें कहा कि दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, तो और गलत हो जाएगा। टार्च, टार्च में क्या होता है? डायरेक्ट करंट, यानी कि सेल लगा देते हैं डायरेक्ट। टीवी, ये भी तो एसी से चलता है। कूलर भी एसी से चलता है। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है अमीबा, यूग्लिना, वायरस, क्लेमाइडोमोनास। तो पौधा, यानी कि वो पौधा न पौधा है और न ही जंतु है, यानी कि पौधा और जंतु दोनों के बीच में कौन सा होता है? यूग्लिना। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? यूग्लिना है। ऑप्शन नंबर ब याद रखेंगे। चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ क्या है? लोहा, पीतल, तांबा, रबड़। चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो इसमें चुंबकीय पदार्थ लोहा है। लोहा क्या होता है? चुंबक को, चुंबक आकर्षित कर लेता है लोहे को। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न 2018 में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड कार्पसल्स, इसको आरबीसी कहते हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है लीवर में, मस्तिष्क में, प्लाज्मा में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि जो आरबीसी होता है वो बोन मैरो में, यानी कि जो हड्डी के बीच में जो होता है अस्थि मज्जा, उसमें होता है बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण। प्रश्न नंबर 35, विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है, जैसे आप अगर आपके विद्युत बल्ब देखे होंगे, इसमें जो ऐसे 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 करके रहता है, विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, चांदी का। 35 का उत्तर क्या हो जाएगा? टंगस्टन। तो विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? ये आपका टंगस्टन का बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, एलिसा परीक्षण है। एलिसा परीक्षण क्या है? हेपेटाइटिस का, क्षय रोग का, एड्स का, टाइफाइड का। तो एलिसा, ELISH, इसको कहते हैं एलिसा परीक्षण, किसमें? एड्स को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37, गैलेना किस धातु का अयस्क है? जिंक, लेड, कापर, एल्युमिनियम। देखिए यहाँ पे बस नाम लिखा है, संकेत नहीं लिखा है। तो जिंक को जेडियन से निरूपित करते हैं, कापर को Cu से, लेड को Pb से, एल्युमिनियम को Al से। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? लेड से, लेड का। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोम, खाद्य जाल। तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? और आपके वातावरण में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब का क्या एक जो घर है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 39, शुष्क सेल।
यानी कि जो आप टार्च में सेल लगाते हैं। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान। 39 39 का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन। यानी कि शुष्क सेल में जो एनोड का कार्य कौन करता है? तो जो कार्बन होता है वो एनोड का कार्य करता है। तो एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? निगेटिव होता है। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जनरली देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो एनोड निगेटिव होता है और सामान्यतः देखा जाए तो कैथोड पॉजिटिव होता है। तो शुष्क सेल में क्या होता है? कार्बन जो होता है वो निगेटिव होता है। ऐसा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है? तो रुधिर का थक्का बनाने वाले रुधिर कणिका का नाम क्या है? लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका, इनमें से कोई नहीं। और किसी को चोट लग जाता है तो खून रुकता ही नहीं है। तो क्यों नहीं रुकता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से। 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब प्लेटलेट्स। यानी कि खून में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। और इधर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या होता है? तरल भाग, गाढ़ा चिपचिपा और पीलापन में होता है प्लाज्मा। आपने कोरोना के टाइम में सुना होगा कि प्लाज्मा का बैंक है, वहाँ पे जाके बहुत लोग प्लाज्मा को चढ़ाते हैं। तो प्लाज्मा शरीर में डायरेक्ट चढ़ाया भी जाता है बोतल के माध्यम से। ठीक है, सबका क्या होना चाहिए? डोनर मिलना चाहिए प्लाज्मा। यानी कि रक्त दो प्रकार का एक तरीके से होता है, यानी कि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या है? रक्त कणिकाएं में क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा क्या होता है? ये तो अलग हो जाता है। ये दूसरा, ये पहला प्रकार है और ये दूसरा प्रकार है। यानी कि इन दो रक्त कणिकाओं से मिलकर के खून बनता है। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर बहुत 40 का बहुत हो जाएगा। देखिए ये आपका 2016 और 2017 दोनों क्वेश्चन पूछा है, यानी कि हमेशा रिपीट करता है डीएलएड में क्वेश्चन। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। तो प्राकृतिक चयनवाद यानी कि प्रकृति क्या करती है? चयन करती है। डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा, लैमार्क द्वारा। 41 का अ हो जाएगा डार्विन द्वारा। तो प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर अ से हो जाएगा डार्विन द्वारा। प्राकृतिक चयनवाद डार्विन द्वारा, याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है, कौन सा? 42 का उत्तर हो जाएगा निस्तापन विधि। तो सांद्रण विधि क्या है? फेन प्लवन विधि होता है। ठीक है, एक ऐसे बर्तन होता है, उसमें क्या करते हैं? अयस्क को पानी से ऐसे डाल देते हैं। इसमें क्या होता है? ऊपर झाग आ जाता है और नीचे अयस्क रुक जाता है और झाग के साथ अशुद्धियाँ निकल जाती है। तो ये सांद्रण विधि हो जाएगा। चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है? एक चुंबक लगा दिया जाता है और इसको रोलर पे चलाया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होता है? ऊपर से इसको ओसाने का काम किया जाता है एक तरीके से। निस्तापन विधि क्या है? सांद्रण विधि नहीं है। तो सांद्रण विधि में क्या जाएगा? फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ेंगे तो क्या क्या जाएगा? धन आवेश आएगा कांच की छड़ पे, कि ऋण आवेश आएगा, कि दोनों आवेश आएगा, कि कोई आवेश नहीं आएगा? तो कांच की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ेंगे, यानी कि शीशे की कोई छड़ ले लीजिए, उसको रेशम से रगड़ेंगे तो क्या होगा? धन आवेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, क्योंकि जो रेशम रेशम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कांच पे क्या होता है? सॉरी, जो कांच का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेशम पे आकर के निगेटिव बनाता है और जो यहाँ से निकलता है तो कांच पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि धन आवेश आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए आवर्त सारणी में 7 समूह होता है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 7 आवर्त होते हैं। ऐसे 7 आवर्त होते हैं और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इसको समूह कहते हैं। तो 14 समूह और एक जीरो। तो आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। तो जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, यानी कि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 44 का उत्तर क्या जाएगा? आयनिक त्रिज्या घटती है? नहीं। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। सुचालकता घटती जाती है, बल्कि सुचालकता बढ़ती जाती है। घनत्व घटता जाता है, घनत्व क्या होता है? घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे घनत्व बढ़ेगा। धात्विकता बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? धात्विकता बढ़ती जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न, जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं, लैमार्क, डार्विन, अवोदोनो, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास यानी कि बायोडाइवर्सिटी की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित यानी कि जैव विकास का कौन इन दोनों में से सिद्धांत जो दिए हैं जो क्या प्रामाणिक है और क्या बहुत चर्चित बहुत फेमस है। 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 यानी कि लैमार्क भी है और डार्विन है। ये दोनों सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे जैव विकास की प्रामाणिकता में। प्रश्न नंबर 46, जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं हैं। तो जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में जो समानताएं क्या है? समरूप या समवृत्ति रचनाएं हैं, समजात रचनाएं हैं, और वह दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विकास के अंतर्गत जीवों की जो संरचनाएं हैं वो क्या है? 46 का उत्तर हो जाएगा और वह दोनों यानी कि समरूप और समवृत्ति रचनाएं हैं, ठीक है, और समजात रचनाएं भी हैं। तो ये और बहुत दोनों हो जाएगा। जैव विकास में क्या होता है? जो जीवों की रचना समरूप होती है और समजात होती है, ऐसा उस थ्योरी में दिया गया है। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन 47 देखिए, फिर रिपीटेड, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? लैमार्क, डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जगदीश चंद्र बोस। तो प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब यानी कि डार्विन। प्राकृतिक चयनवाद किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। याद रखेंगे, प्राकृतिक चयनवाद डार्विन, प्राकृतिक चयनवाद डार्विन, ऐसे बार बार कहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के अजैविक घटक हैं यानी जो जीवित नहीं है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु, ये सभी। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो अजैविक घटक हैं जो जीवित नहीं, कार्बनिक पदार्थ थोड़ी जीते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी तो अकार्बनिक है, जलवायु ये भी क्या है? मृत है एक तरीके से, अजैविक घटक, इसमें कोई जैविक यानी कि कोई इसमें बायोलॉजिकल चीजें इसको नहीं कहते हैं, और जलवायु ये सभी, ठीक है, ये सभी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होते हैं? दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो अजैविक में कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायु, और जैविक घटक में क्या आ जाएंगे? ठीक है, 49, 49 का उत्तर क्या आ जाएगा? ये सभी। तो उत्पादक हो, उत्पादक क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे उत्पादक हैं, वो क्या है? वही पेड़ पौधे ही क्या करते हैं? इस पूरे संसार को जीवित रखते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो पूरा खाद्य श्रृंखला खत्म हो जाता है, इस दुनिया में इसमें कोई नहीं रहता, ये वीरान रहता। उत्पादक जैसे हरे पौधे, तो हरे पौधे को कौन खाता है? जीव जंतु खाते हैं, और जीव जंतु को मनुष्य खाता है, और मनुष्य किसको खाता है? जीव जंतु को भी खाता है और हरे पौधों को भी खाता है। उपभोक्ता, हम और आप क्या है? उपभोक्ता है। जैसे घास के लिए उपभोक्ता कौन है? हिरन है, ठीक है। और यानी कि उपभोक्ता जो अपने से, जैसे मान लीजिए हरे पौधों को कौन खाता है? मनुष्य खाता है, तो वो क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका उपभोक्ता हो गया। जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, उपभोक्ता में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आ जाते हैं। अपघटक, अपघटक का मतलब जो डिकम्पोजर होते हैं, जो सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर जीवित रहते हैं, अपघटक यानी कि जो पैरासिटिक जीव हैं। अपरद भोजी ये भी होते हैं, यानी कि और ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र में संरचना के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। प्रश्न नंबर 50, तो प्रश्न नंबर 50 क्या? एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। तो एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सभी। तो सरल आहार श्रृंखला 50 का उत्तर हो जाएगा आपका ये सभी। यानी कि सरल, पहले देखिए ऐसे एक पिरामिड बनाइए, नीचे क्या होता है? उत्पादक होता है, यानी कि पेड़ पौधे हरे, इनको कौन खाता है? घास को चूहा, ठीक है। हिरन खाता है, हिरन, तो क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है, द्वितीयक उपभोक्ता। और इन सबको कौन खाता है? ठीक है, मनुष्य भी खा सकते, मनुष्य, जैसे इसका यहाँ पे यानी सबसे ऊपर क्या होता है? मनुष्य होता है, यानी कि जैसे जैसे एनर्जी का कमी होता जाता है वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। जैसे बाज हो गया, सांप हो गया, तो इस सांपों को कौन खाता है? बाज खाता है, तो बाज क्या जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता में, इस श्रृंखला के लिए मान सकते हैं। 51, एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती है। तो एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं? घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली, छिपकली को बांझ। 51, 51 का उत्तर ये गलत। घास को टिड्डा, ठीक, टिड्डा को गिरगिट, गिरगिट को छिपकली, गिरगिट को छिपकली नहीं खाती, ये गलत है। हरे पौधे को चूहे, हरे पौधे को चूहे कहाँ खाता है? ठीक है, चूहे को बिल्ली भले खाती है, लेकिन यहाँ देखिए ये कड़ी गलत हो गया है, तो ये सारा उत्तर गलत हो गया है। ठीक है, घास व पौधों को कौन खाता है? खरगोश, ठीक, घास व पौधों को कौन खाता है? खरगोश।
सॉरी सॉरी सॉरी, हरे पौधों को चूहा तो खाता ही खाता है, ठीक है, चूहा भी शाकाहारी होता है। घास व पौधे को भी खरगोश खाता है, ठीक। और खरगोश को भेड़ या हिरण खाता है, ठीक है। भेड़ या हिरण को कौन खाता है? भेड़िया खाता है। भेड़िया को कौन खाता है? शेर या चीता खाता है। यानी कि ये सब तीनों सही है, यानी जो तीनों दिया गया है ये सब सही है, ये खाद्य श्रृंखला सही है। यानी कि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को गिरगिट खाता है, गिरगिट को छिपकली खाती है, छिपकली के बाद बाज। खाने का मतलब नहीं, मतलब ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, तो बना दीजिएगा किसी भी खाद्य श्रृंखला को बनाने का अति लघु में। जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक सही रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, आनुवांशिकी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है, तो 52 का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो जैव विकास को आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो जीवों की तुलनात्मक सही रचना है कि नहीं? जो जीवों हैं उनमें तुलनात्मक सही रचना है कि नहीं है। शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा समझाएंगे, और आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स द्वारा। ये सब समरूप या समृद्ध संरचनाएं पाई जाती हैं, इसी से जैव विकास को प्रूफ प्रमाणित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 53 देखेंगे। 53 क्या है? जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत। किसका? जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? लैमार्कवाद एवं डार्विनवाद, डार्विनवाद एवं बैलेस का सिद्धांत, डार्विनवाद एवं डीब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, लैमार्क एवं डीब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। तो जैव विकास का जो आधुनिक सिद्धांत है वो किस पर निर्भर है? तो जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किस पर निर्भर है? लैमार्क एवं डार्विनवाद, तो ये तो पुराना है। डार्विनवाद एवं बैलेस का सिद्धांत ये भी पुराना है। डार्विनवाद एवं डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत ये भी पुराना है। सॉरी, ये न्यू है। ये क्या जगह? डार्विनवाद एवं ह्यूगो डू ब्रिज का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये क्या है? ये दोनों जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। यानी कि लैमार्क क्या है? लैमार्क तो ओल्ड वाले माने जाते हैं। तो डार्विन ये थोड़ा सा न्यूएस्ट है, ये लैमार्क के बाद का दिए हैं। तो डार्विनवाद क्या किए? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिए हैं। तो याद रखेंगे प्राकृतिक, डार्विनवाद का क्या है? प्राकृतिक चयनवाद है। और लैमार्कवाद का क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति है वो लैमार्क दिए हैं। तो डार्विनवाद और डीब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 क्या है? फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक हैं मेंडेल, लैमार्क, डार्विन, वीजमान। तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो लैमार्क है। जो फिलोसॉफी जूलॉजिक है, जो फिलोसॉफी जूलॉजिक पुस्तक है उसके लेखक लैमार्क है। ये तो याद करने वाली चीजें हैं। लैमार्क, लैमार्क याद कर देंगे ऐसे आप लोग। तो फिलोसॉफी जूलॉजिकल लैमार्क। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डिब्रीज ने, मेंडेल ने। तो 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का उत्तर हो जाएगा ह्यूगो डिब्रीज ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1935 में, 1936 में, 1835 में, 1938 में। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1935 में, जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, उसी टाइम क्या किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया गया था 1935 में। ऑप्शन नंबर अ याद रखेंगे। खनिज पाए जाते हैं, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में, उपरोक्त सभी। तो खनिज कहाँ पाए जाते हैं? खनिज हर जगह पाए जाते हैं। पृथ्वी के तल पर मिलता है, भूपर्पटी में मिलता है, और समुद्रों में भी क्या होता है? खनिज पाया जाता है। यानी कि उपरोक्त सभी। एग्जाम में पूछ सकता है खनिज पाए जाते हैं आदि लघु उत्तरी में 1 नंबर में, तो आप लोग को लिखेंगे खनिज निम्न जगहों पर पाए जाते हैं: पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, और समुद्र में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। 58 का उत्तर बताएंगे। तो लकड़ी की मेज खुले में रखेंगे तो क्या वो संक्षारित हो जाएगी? यानी कि मुरझा जाएगा? नहीं, गलत। इसमें कोई कोरोजन नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? ये मकड़ सकता है, मुरझाएगा नहीं, ठीक है। और ये स्टील की कुर्सी, ये तो कोरोजन होता है नहीं, इसमें क्षारण होता ही नहीं है।
तेल लेपित लोहे की छड़ तेल लगाने से क्या होगा, ये और अच्छा दिन या ज़्यादा दिन चलेगा, नहीं नहीं संक्षारित होगा, नहीं कोरोजन होगा इसके अंदर। खुले स्थानों पर अगर लोहे को छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो जो लोहा होता है Fe क्या होता है, फेरस ऑक्साइड बना देता है, जिससे क्या होता था वो संक्षारित हो जाता है, वो क्या होता है, खराब होने लगता है। 59, बॉक्साइट किसका अयस्क है, सोडियम का, लोहे का, एल्युमिनियम का, कॉपर का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, 59 का उत्तर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो जो बॉक्साइट है किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है, याद रखेंगे। लोहे का क्या है, कॉपर का क्या है, कॉपर पाइराइट है। लोहे का बताएंगे आप लोग क्या है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। इनमें से कौन सी साधारण विधि नहीं है, फेन प्लॉन विधि ये तो है ही साधारण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि ये भी साधारण विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ये भी साधारण विधि है, जो निस्तापन है वो साधारण विधि नहीं है। तो पूछा नहीं, तो नहीं का उत्तर नहीं, निस्तापन, न से निस्तापन, न से नहीं। परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं, अग्नि स्थान, भट्ठी का तल, चिमनी, ये सभी। तो परावर्तनी भट्ठी के भाग कौन से हैं, 61 का हो जाएगा द, यानी जो परावर्तनी भट्ठी होता है उसमें अग्नि का स्थान होता है जलाने का, उस पर भट्ठी का कुछ तल होता है और उसमें चिमनी हो जाती है, उसी को परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। यानी कि जो भट्ठा ईंट बनाने वाला होता है उसको परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो एक तरीके से जो अग्नि स्थान होता है उसमें जाकर आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा, और भट्ठी का तल भी होता है और चिमनी ऊपर तो होता ही होता है। तो ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न, परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं टीन स्टोन यानी कि SnO2 का, गैलेना यानी कि PbS, गैलेना को क्या कहते हैं, लेड सल्फाइड, PbS। कॉपर पाइराइट का जगह CuFe, यानी कॉपर पाइराइट का फार्मूला भी पूछ सकता है, तो लिख देंगे CuFeS12। उपरोक्त सभी, तो परावर्तनी भट्ठी में किसका भर्जन करते हैं, 62 का उत्तर क्या जाएगा, दो। तो परावर्तनी भट्ठी में किसका भर्जन करते हैं, टिन स्टोन को, गैलेना को, लेड सल्फाइड को और कॉपर पाइराइट को, यानी कि उपरोक्त सभी। तो परावर्तनी भट्ठी में भर्जन किसका करते हैं, टिन स्टोन यानी कि SnO2, गैलेना यानी कि लेड सल्फाइड, कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS2, यानी कि इन तीनों को क्या करते हैं, भर्जन करते हैं परावर्तनी भट्ठी में। नेक्स्ट प्रश्न 63, धातुएं होती हैं उष्मा की कुचालक, सुचालक, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं क्या होती हैं, धातुएं सुचालक होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, उष्मा की सुचालक होती हैं। ऑप्शन नंबर वो, यानी कि धातुओं में क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि उष्मा को ये उष्मा प्रेमी होता है धातु। तो ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा सुचालक। लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है, उसमें कोई उष्मा नहीं जाती है धीरे धीरे, ठीक है। धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह, ये तो है ही, कठोरता ये भी होता है, आघातवर्धीनता इनकी पीटेंगे तो पतली चादर बन सकती है, ये भी होता है धातुओं में। ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा 64 का ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, अयस्क के रूप हैं, अयस्क के रूप क्या है, ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, अब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क के रूप क्या है, 65 का उत्तर क्या हो जाएगा, अब दोनों। तो अयस्क ऑक्सीकृत रूप में भी मिलता है जैसे टीन स्टोन SnO2, और हैलाइड भी मिलता है जैसे लेड सल्फाइड PbS, CuFeS2। ये सब क्या है, अयस्क के रूप हैं, यानी कि ऑक्सीकृत अयस्क भी मिल सकता है और हैलाइड में भी अयस्क मिल सकता है आपको। खनिजों के रूप हैं, ठीक है, खनिजों के रूप में धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, ये सभी। तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 66 का उत्तर बताएंगे। तो 66 का उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो खनिज आपको धात्विक खनिज भी मिलता है और अधात्विक खनिज भी और खनिज ईंधन भी। तो खनिज के रूप क्या हो जाएंगे, ये सभी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं। तो जो पृथ्वी से प्राप्त अयस्क होता है उसमें मिश्रित अशुद्धि होता है उसको क्या कहते हैं, अधात्री, जारण, निस्तापन, अमलगम। तो जो पृथ्वी से प्राप्त आपको अयस्क होता है उसमें, जैसे मान लिया पृथ्वी से कोई खनिज निकालते हैं तो उसको अयस्क कहते हैं, ठीक। तो जो अयस्क होता है उसमें क्या होता है, उसमें अशुद्धियां होती हैं। तो उन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए फेन प्लवन, क्या बोलते हैं, फेल प्लवन विधि हो गया, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, यही सब क्या करते हैं, इन प्रोसेस से, या विद्युत अपघटनी विधि, इन चारों प्रोसेस से क्या किया जाता है, इन अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं बताएंगे, चारों ऑप्शन सामने। तो इन अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को अधात्री कहते हैं, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 68, धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरण विधि, उपरोक्त सभी। यानी कि धातु अयस्कों से धातु को कैसे निकालेंगे बताइए, 68
68 का उत्तर क्या आ जाएगा, ये सभी। तो धातु निष्कर्षण की विधि क्या है, आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन मेथड, द्रवण विधि, ये भी आप समझ रहे हैं, पानी है उसको और उसको क्या किया था, एक मिला करके अलग अलग कर लिया जाता है। खरपरण विधि भी होता है, यानी कि धातु निष्कर्षण किससे होता है, आसवन विधि से भी होता है। तो धातु निष्कर्षण आसवन विधि से, द्रवण विधि से, खरपरण विधि से, उपरोक्त सभी से। पीतल में होते हैं कापर व टीन, कापर व निकिल, कापर व जिंक, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम। तो देखिए पीतल में क्या होते हैं, पीतल कौन सा मिश्र धातु है, 69 का उत्तर बताएंगे। तो 69 का उत्तर हो जाएगा कापर व जिंक, ऑप्शन नंबर 100। यानी कि जो पीतल होता है, तो पीतल में क्या होता है, कापर भी होता है और जिंक भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कापर पाइराइट का सूत्र क्या है, तो कापर पाइराइट का सूत्र क्या जाएगा, CuFeS2, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 71, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, ये सभी। तो 71 का उत्तर क्या जाएगा, ये सभी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक है, ठीक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में भी सहायक है, तत्वों के गुणों के अध्ययन में भी सुविधाजनक है, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, 8, 9, 15। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 आवर्त हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। आवर्त क्या होती हैं, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, जो क्षैतिज समूह होते हैं उनको आवर्त कहते हैं। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, घटती जाती है, एक समान रहती है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घटती है, यही ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो किसी भी लघु आवर्त में चलेंगे तो तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता क्या होगी, 1 से 4 बढ़ेगी और फिर 4 से घटती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 74, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, परमाणु क्रमांक भी बढ़ेगा। तो आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, नहीं, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, गलत हो जाएगा। सुचालकता बढ़ती जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। सुचालकता क्या होती है, घटती जाती है। घनत्व तो बढ़ता जाता है, तो घनत्व तो क्या होता है, नहीं, ये भी क्या होता है, घटता जाता है। धात्विकता बढ़ती जाती है, तो धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि जब किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगी, धात्विकता बढ़ती जाती है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है, ठीक, बताएंगे। तो हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया, ये दोष नहीं, ये तो इसका लाभ है, इसका गुण है, ठीक है, तो दोष नहीं है तो ये उत्तर होगा नहीं। पूछ रहा है दोष, इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, बल्कि भविष्यवाणी की जाती है, भी गलत है। दोष पूछा है, सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व, तो सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं, तो ये सही बात कह रहा है कि ये दोष है, मेंडलीव आवर्त सारणी का दोष है कि जब दो भिन्न गुण वाले तत्व हो तो क्यों एक समूह में रखा गया, अगर वो धातु है तो धातु में रखा जाए, एस ब्लॉक में, या पी ब्लॉक, जो धातु है तो डी ब्लॉक में रखा जाए, ठीक है, ऐसे उनको अलग अलग, जैसे एस पी डी और एफ 4 ब्लॉक होते हैं तो उनको अलग अलग उनके गुण के आधार पर नहीं रखा गया, यानी कि सर्वथा भिन्न है फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, ये उसका दोष है मेंडलीव की आवर्त सारणी का। सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया है, ये गलत बात है, ठीक है, यह दोष है, ये तो सही बात है। और दोष क्या है कि सर्वथा भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76, विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, सेकंड। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को I बराबर QI/T, तो Q को कहते हैं कूलाम, यानी कि कूलाम बट्टे या कूलाम अपॉन सेकंड, तो कूलाम अपॉन सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। I मतलब धारा, Q मतलब आवेश, T मतलब समय, यानी कि किसी धारावाही परिनालिका में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं।
प्रश्न नंबर 77, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरान। तो शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? देखिए, एनोड मुख्यतः निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन तो इसमें हो जाएगा, यानी कि कार्बन होम जो होता है शुष्क सेल में, जैसे आप जो जो सेल होता है उसको फोड़ करके आप लोग बचपन में देखे होंगे, जो बीच में ऐसे होता है पतला सा रॉड, वो ब्लैक कलर का, वो कार्बन, वो एनोड होता है और वो पॉजिटिव का काम करता है इस शुष्क सेल के केस में। लेकिन जब आप बड़े क्लासों में या विद्युत अपघटनी विधि पढ़ेंगे तो उसमें एनोड निगेटिव का कार्य करता है, लेकिन इसमें कार्बन पॉजिटिव का काम करता है शुष्क सेल में। प्रश्न नंबर 78, वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, विद्युत ऊर्जा, आवेश। तो वोल्टमीटर एक प्रकार का क्या होता है? विद्युत उपकरण होता है। क्या होता है? उपकरण होता है, ये सब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। तो वोल्टमीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर, विभवांतर मतलब वोल्टेज, जैसे मान लीजिए कोई तार है, उसमें पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इनके बीच कितना वोल्टेज है ये वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। इसी को दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं वोल्टमीटर द्वारा। 79, प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, पवन की दिशा ज्ञात करने में, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक क्या होता है? पृथ्वी पे आप हैं तो क्या करेंगे, पृथ्वी में जो चुंबक है हमेशा आप एक डंडे से बांध, सॉरी, एक धागे से बांध के लटका देंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में अपने आप को स्वतः चला जाता है उसकी सिराएं। तो प्राचीन काल में चुंबक का प्रयोग क्या करते थे? समुद्री दिशा यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए। यानी कि चुंबक क्या होता है, अगर इस एक धागे से बांध करके चुंबक को लटका देंगे तो उत्तर साइड उत्तर सिरा और दक्षिण साइड दक्षिण सिरा, तो नाविकों को पता चल जाता था कि उत्तर दिशा इधर है और दक्षिण दिशा किधर है? इधर है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये चुंबक के द्वारा पता लग जाता था। 80 प्रश्न, चुंबक के गुण है दैसिक, यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण। ठीक, ये तो है ही जो नाविक करते थे। और यूरेशिया देश में क्या करते थे, यूनान देश में लोग इसको जादू दिखाते थे, जादू समझ के। लौह चुंबकीय, तो जो लौह यानी कि जो लोहा है और चुंबक है, इन दोनों पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा, और वह दोनों। 80 का क्या हो जाएगा? और वह दोनों। प्रश्न नंबर 81, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, और वह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है किसके द्वारा? स्पर्श, चुंबकीय पदार्थों को स्पर्श विधि द्वारा भी कर सकते हैं और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा भी क्या कर सकते हैं? चुंबकित किया जा सकता है, और वो दोनों। जैसे आप चुंबक को खेलते थे बचपन में, सटाते थे, और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, जैसे नॉर्थ साउथ दो चुंबक ले लेंगे, बीच में आर्मेचर चलाते हैं, तो ये क्या विद्युत मोटर हो गया। ये विद्युत प्रवाह द्वारा भी चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 82, चुंबक के प्रकार बताइए। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, और वह दोनों, कोई नहीं। तो 82 का उत्तर क्या जाएगा? तो चुंबक आपके क्या प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के प्राकृतिक चुंबक भी होते हैं। प्राकृतिक चुंबक में आपका पृथ्वी हो गया, नॉर्थ साउथ। और कृत्रिम चुंबक जो आप बाजार से खरीद के लाके टर टर बजाते हैं, वो कृत्रिम चुंबक हो गया ये, और वो दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 83, चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या क्या और नहीं करना चाहिए? ठीक है, ये सब बातें हैं। तो चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबकत्व तो खत्म होता चला जाएगा, तो ये भी सही है। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, इससे भी इसकी चुंबकत्व को प्रभावित होता है, तो ये भी सही है। दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, ये भी सही है, यानी दो चुंबकों को रगड़ेंगे तो चुंबकत्व तो खत्म होता जाएगा। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, दोनों आवेश है, एक कोई आवेश नहीं। तो एबोनाइट की छड़ को जब रगड़ेंगे रेशम से तो क्या होगा? एबोनाइट की छड़ क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण कर लेती है रेशम से। तो क्या होता है? एबोनाइट की छड़ क्या होती है? रेशम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींच लेती है, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पे आ जाता है। इसीलिए क्या होता है? ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, इसीलिए ऋण हो जाता है। और रेशम क्या करता है? इसको देता है इलेक्ट्रॉन। आवेश कितने प्रकार के? एक, दो, तीन, चार। बताएंगे आवेश कितने प्रकार के? 85 का उत्तर। तो आवेश आपका दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक धनात्मक आवेश, धनात्मक मतलब धन, और एक ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक मतलब ऋण।
प्रश्न नंबर 86, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा, तांबे का बुरादा। तो चुंबक द्वारा क्या आकर्षित होता है? तो चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर 100। ये तो सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 86 का उत्तर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 87, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता, लोहे की चादर से, कांच की पट्टी से, कागज से, लकड़ी के तख्ते से। तो आप लोग बताएंगे चुंबक का। आप लोग बचपन में खेलते थे, एक कागज को ले लेते थे और उसके दोनों तरफ चुंबक को सटा करके कहते देखो जादू मैं दिखा रहा हूँ। तो चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है किससे? तो लोहे की चादर से। लोहे की चादर से क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, बल्कि कांच की पट्टी से निकल जाता है, कागज से भी निकल जाएगा, लकड़ी के तख्ते से भी निकल जाएगा, लेकिन लोहे की चादर से क्या होगा? चुंबक का प्रभाव आर पार नहीं निकल पाएगा, वो लोहे में ही चिपक जाता है चुंबक। अचुंबकीय पदार्थ है निकिल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो अचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो अचुंबक यानी जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा। सोना आप खरीदने जाएंगे तो पता करिएगा कि आप क्या चुंबक ले जाएंगे, अगर वो चुंबक से चिपक गया तो समझ लीजिए वो खराब सोना है। यानी कि सोना, और मान लीजिए सोना आपके पास आपने खरीद लिया, अब इसके पास चुंबक लाइए, अगर ये चुंबक इस सोने को क्या किया? खींच लिया अपनी तरफ या सट गया इस चुंबक में सोना, तो ये सोना समझ लीजिए इसमें कुछ मात्रा लोहे की है। इसी से आप लोग चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 89, दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग होता है? 4, 2, 3, 5। दैनिक जीवन में कितने प्रकार की विद्युत धारा होता है प्रयोग? 89 का क्या हो जाएगा? 2, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। सेल के प्रकार हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, अब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 90 का उत्तर क्या जाएगा? 100, यानी कि प्राथमिक सेल भी होता है और द्वितीयक सेल भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है, यानी कि विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। कब निकलती है? विद्युत मीटर में, स्विच में, फ्यूज में, प्लग में। 91, 91 का उत्तर क्या हो जाएगा? फ्यूज में। तो फ्यूज में देखेंगे क्या होगा? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। विद्युत मीटर में नहीं होता है, स्विच में नहीं होता है, प्लग में नहीं होता है, किसी में होता है? फ्यूज तार देखेंगे खूब गर्म हो जाता है, तभी आपको फ्यूज तार से क्या होता है? जल जाता है। रुधिर कणिकाएं हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 2। मैंने अभी आपको बताया कि रुधिर कणिकाएं यानी कि रुधिर के कण क्या है? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं और प्लेटलेट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन, 107 दिन, 157 दिन, 127 दिन। तो लाल रुधिर कणिका का जीवन काल कितना होता है? 127 दिन होता है। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 127 दिन होता है। प्रश्न नंबर 94, मनुष्य के रुधिर में प्रोटीन पदार्थ होते हैं, तो मनुष्य के रुधिर में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्रतिजन A+B, प्रतिरक्षी स्मॉल A+B। ये ध्यान देने योग्य बात है। प्रतिजन में धन क्या होता है? कैपिटल A+B होता है, और प्रतिरक्षी में कैपिटल स्मॉल A+B होता है, यानी कि प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों होते हैं। यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी, इसको कहते हैं एंटीजन A+B और एंटीबॉडी A+B, ये और वो दोनों होते हैं। मनुष्य के रुधिर में दोनों प्रोटीन होते हैं। 94 का 100 हो जाएगा। किस प्रकार का रुधिर रुधिर बैंक में रखा जाता है? विषाणु से मुक्त, जीवाणु से मुक्त, प्रोटोजोआ से मुक्त, उपरोक्त सभी प्रकार का। तो सभी प्रकार के, यानी कि जो किस प्रकार का रुधिर बैंक से रखा जाता है उसमें कोई वायरस ना हो, कोई जीवाणु ना हो, और उसमें कोई प्रोटोजोआ ना हो, तभी ना एक स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, या ये जो बीमार है उसको चढ़ाया जाएगा तो स्वस्थ होगा। पता चले संक्रमित रुधिर चढ़ा दे और वो और संक्रमित होकर मर जाए पेशेंट, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? हेल्स, लैंडस्टीनर, लैमार्क, डार्विन। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? 96 का उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था? मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। यानी कि ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ, इन चारों समूहों को कौन खोजा था? लैंड स्टीनर ने। मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 97, रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, 1, 5, 4। तो रक्त को 4 वर्गों में बांटा, सॉरी 2 वर्गों में। 97 का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें तो 4 दिखाया, रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए 4, जैसे 4 कौन सा है? एक हो गया आरबीसी,
एक हो गया WBC, एक हो गया प्लेटलेट्स, एक क्या हो गया प्लेटलेट्स, और एक क्या हो गया प्लाज्मा। तो रक्त तो मुख्यतः ये एक हो गया और ये एक, दो ही मुख्यतः होते हैं, लेकिन इनको चार मान लिया गया, जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? गाढ़ा चिपचिपा पीलापन में होता है। RBC जानते ही हैं आप लोग। तो चार भाग होते हैं। ओ रक्त वर्ग है, वो क्या है? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और वो दोनों 98। तो क्या है? वो रक्तवर्ग क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि वो क्या करता है, कर सकता है, जो ओ है वो ए को भी खून दे सकता है, ए बी को भी खून दे सकता है, और बी को भी खून दे सकता है। ठीक है, तो ओ रक्तवर्ग क्या है? सर्वदाता यानी कि सबको दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ओ वर्ग, ओ वर्ग क्या है? सर्वदाता रक्त समूह है। 99 देखिए, रक्त के कार्य हैं हार्मोन्स का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम नियमन, उपरोक्त सभी। तो रक्त का कार्य क्या है? उपरोक्त सभी है। 99 का उत्तर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि रक्त क्या करता है? हार्मोन्स का संवहन करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह घुमाता फिराता है हार्मोन्स को। पोषक पदार्थों का संवहन भी करता है, खून में भी क्या होता है आपका? सारे पोषक पदार्थों का संवहन कराता है। आपके शरीर के बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि रेगुलेट करता है, एक तरीके से मैनेज करता है। ये कौन करता है? खून। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अब रक्त के कार्य अगर अति लघुत्तरी में आ गया तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि हार्मोन्स का संवहन करता है, पोषक पदार्थों का संवहन करता है, तापक्रम नियमन करता है। ये सब आप लोग लिख सकते हैं रक्त के कार्य अति लघुत्तरी में 1 नंबर में। भारत में एनीमिया के कारण है, गरीबी भी है, गरीबी से लोग अच्छे खान पान नहीं मिल पाता है, तभी भी एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। अज्ञानता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दिन रात बस चिकन खाए जा रहे हैं, चिकन खाए जा रहे हैं। तो ये अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 101, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, एनीमिया में, श्वेत कण कोशिकाहीनता में। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कब धीमी हो जाती है? तो हीमोफीलिया में, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो हीमोफीलिया में रक्त थक्का नहीं बनता है। WBC कम हो जाती है एनीमिया में, थैलेसीमिया में, श्वेत कण कोशिकाहीनता में, हीमोफीलिया में। यानी कि श्वेत रुधिर कणिका कब कम हो जाती है? तो 102 का उत्तर हो जाएगा श्वेत कण कोशिकाहीनता में। जब श्वेत कण कोशिकाहीन हो जाएगी, कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो वही पूछ रहा है कि WBC कब कम होती है? तो श्वेत कण कोशिकाहीनता में कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 103, एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का एडिशनल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम गलत। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिम्पटम नहीं सिंड्रोम होता है, ये भी गलत। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये सही है। तो ए से क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड, AC, एक्वायर्ड ऐसे लिखेंगे, एक्वायर्ड। आई से हो जाएगा इम्यूनो, एक्वायर्ड इम्यूनो। और डी से क्या हो जाएगा? डेफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। और यह से क्या जाएगा? सिंड्रोम, सिंड्रोम। ऐसे आप लोग अति लघु उत्तरी में लिख देंगे, आएगा एड्स का फुल फॉर्म तो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 मई। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV यानी कि HIV को एड्स कहते हैं। HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका का नाम है, कौन सा कोशिका प्रभावित होता है HIV में? T1 कोशिकाएं, T2 कोशिकाएं, T3 कोशिकाएं, T4 कोशिकाएं। तो 105 का उत्तर क्या हो जाएगा? T4 कोशिकाएं। तो HIV से प्रभावित होने वाली कोशिका क्या है? T4 कोशिकाएं हैं। तो HIV से कौन सा प्रभावित होती है? T4 कोशिका। 106, एड्स से बचने की सावधानियां हैं, शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण, उपयुक्त सभी। 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? लुक मॉन्टेन्गियर, रॉबर्ट सी गैलो, क्रिश्चियन बर्नार्ड, लुइस पास्चर। तो 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? तो रॉबर्ट सी गैलो ने HIV का आविष्कार किया। तो 1984 में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1984 में HIV का आविष्कार रॉबर्ट सी गैलो, रॉबर्ट सी गैलो। बार बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, रॉबर्ट सी गैलो, रॉबर्ट सी गैलो।
ठीक है, देखिए आपका पूरा खत्म हो गया बहुविकल्पी एक ही वीडियो में। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पहले जो भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है जाकर देख लेंगे, जो भी डिलीट करते हैं उन्हें शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।